Yes, beta. In the French Revolution, after the making of new constitution in 1791, new features of this constitution were citizens were divided into two parts, active and passive citizens. ठीक है? Suppose I am asking which were the features of new constitution framed in the 1791, because till now France was constitutional monarchy. क्योंकि अभी भी फ्रांस में constitutional monarchy का मतलब होता है monarchy system was there because King Louis XVI he granted to make constitution for the country, and 1789 से लेकर 1791 it took 2 years to complete the constitution for the country. Active and passive citizens. Second, active citizens और passive citizens में difference कैसे रखा गया? Active citizens, those who were the men above the age of 25. ठीक है? They were given right to vote. And who were passive citizens? Passive citizens were women and children and all the male below the age of 25. ठीक है? And even टैक्स पेयर जो मेल थे, इट मींस अभी भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिच पीपल को फेवर करता था. ठीक है? देन डिविजन्स कर दी गई, डिविजन्स ऑफ पावर्स इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ओनली एक्टिव सिटीजन्स कैन वोट फॉर इलेक्टर्स and these electors could elect members of National Assembly. And first time जब ये नेशनल असेंबली बनी, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 745. इसको कहा गया लेजिस्लेचर. किंग और उसके नोबल्स को क्या कहा गया? एग्जीक्यूटिव. और इसके अलावा एक और थर्ड डिवीजन बनी, दैट वाज जुडिशरी. एंड दीज इलेक्टर्स कुड आल्सो वोट फॉर जजेस. तो ये कुछ डिवीजन्स थी. ठीक है? और इसमें चेंजेस क्या किए? वीटो पावर. What is the meaning of veto power? Veto power is the power given to king. यानी कि सिर्फ किंग को दी गई to change some decisions. यानी कि कई बार क्या होता है, सपोज लुई 16, ठीक है, जो मेंबर बने थे नेशनल असेंबली, ठीक है, इन्होंने कोई लॉ पास किया या कोई बिल पास किया, उस बिल के रिगार्डिंग कोई भी चेंज किंग इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो किंग, उसके पास एक स्पेशल पावर दी गई टू चेंज एनी डिसीजन. अब जब किंग के पास वीटो पावर दी गई तो कहीं ना कहीं किंग ने एक होल्ड रखा अपना डिसीजन मेकिंग. तो ये एक और डिफरेंट फीचर था वीटो पावर. और इसके अलावा क्या जो है वो चेंजेस किए. 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिविलेजेस जो थे वो हटा दिए गए. यानी कि जो स्पेशल राइट्स थ्योरी ऑफ जैसे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट को जो टाइप एंड टाइप से एग्जम्पशन मिली थी वो हटा दी. ठीक है? और काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि इक्वालिटी जो है वो लाई गई बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट. So these were the new features of this constitution that was framed in 1791. अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो इम्प्लीमेंट हुआ तो 1791 के बाद किंग को ये लगा कि अब उसकी पावर्स जो हैं वो डिवाइड हो गई है और उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में या कंट्री में डाउन हो गई. एंड इसके कारण किंग जो था ही you can say was busy in the secret negotiations with some other foreign countries and he attacked a plan on his own country. उसने अपने ही कंट्री पे अटैक जो है वो प्लान किया ताकि जो सारा सिस्टम बना तो था इसको फिर से चेंज किया जाए, बिकॉज ही वाज नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है? वो नहीं चाहता था कि कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाती रहे. एंड जब नेशनल असेंबली के मेंबर्स जो 745 मेंबर्स थे, जब इनको पता लगा कि किंग इज बिजी, देन दे वोटेड. उन्होंने एक असेंबली में एक वोटिंग की और उस वोटिंग में मेजॉरिटी जो थी मेंबर्स ने किंग के अगेंस्ट प्रपोजल पास किया कि द डिसीजन ऑफ किंग टू प्लान नेगोशिएशन विद द फॉरेन कंट्री इज रॉन्ग. ठीक है? एंड दे वोटेड फॉर टू अटैक ऑन फॉरेन कंट्रीज. इन्होंने ये डिसाइड किया कि किंग जो है वो सीक्रेट प्लान कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू वी अटैक ऑन दोस कंट्रीज. ठीक है? रशिया और ऑस्ट्रिया पे हमारी फ्रांस कंट्री जो है वो अटैक करे. एंड इस तरह से असेंबली में वोटिंग हुई और किंग का जो डिसीजन था वीटो पावर को इग्नोर कर दिया. तो वीटो पावर थी उसको इग्नोर कर दिया. तो ये किंग की एक इंसल्ट थी. तो किंग कैसे चुप रहता? और इन बिटवीन वॉर स्टार्ट हो गई और बहुत से लोगों ने
वॉर में पार्टिसिपेट किया। इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक क्लब बहुत फेमस हुआ, उस क्लब को क्या कहा जाता है, जैकोबिन क्लब। अब हमने बताना है जैकोबिन क्लब की प्लानिंग और उसकी एक्टिविटीज, ठीक है, जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेन इसके बारे में, इसका नेम, नंबर 1 इसके नेम का ओरिजिन। जैकोबिन क्लब जो है इसका नेम जो है वो सेंट जैकब बिल्डिंग, एक चर्च की बिल्डिंग थी, उसका एक हॉल था, ठीक है, उसके नेम के ऊपर जो है वो बनाया गया। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग इस बिल्डिंग में इकट्ठे होते थे और किंग के अगेंस्ट प्लानिंग करते थे। अगेंस्ट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि किंग उस टाइम पर में कंट्री में जो भी कर रहा था उसके अगेंस्ट प्लानिंग करते, काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, वो फिर से रेवोल्यूशन लाना चाहते। और ऐसे ही एक ग्रुप यानी कि जैकोबिन जो है उन्होंने अपना नेम जैकोबिन रखा और इसके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबिन्स, ठीक है। नेम मीन्स आपने पहले उसका ओरिजिन याद रखना है, फिर उसका लीडर का नेम याद रखना। सेकंड, इनकी एक्टिविटीज क्या थी और इसमें कौन से लोग थे, ठीक है। लेस प्रॉस्परस, लेस प्रॉस्परस का मतलब थर्ड स्टेट के लेस प्रॉस्परस मतलब जो रिच नहीं थे, मिडिल इनकम ग्रुप था, लाइक पेस्ट्री मेकर्स, कुकरी, ठीक है, या फिर डॉकयार्ड वर्कर्स। मेन आपने बताना है जो डॉकयार्ड वर्कर्स, जो डॉकयार्ड पे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, लेबर क्लास, वर्कर्स क्लास, दे वर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप जो जैकोबिन क्लब था। बट ओनली मेल नॉट फीमेल, इसमें आपने ये बताना है कि ये फीमेल नहीं था, ये मेल क्लब था। इसका नाम क्या था, जैकोबिन, और बाद में यही क्लब क्या बना, एक पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। थर्ड, फिर आपने इसमें बताना है कि उन्होंने कौन सी इवेंट प्लान की। इवेंट में हमने बताना है दैट एट दैट टाइम किंग लुई 16 को ये लगा कि पैलेस ऑफ वर्साई वाज नॉट सेफ, देन ही शिफ्टेड इनटू पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, ठीक है। और जैकोबिन क्लब को जब ये पता लगा कि लुई 16 अपनी फैमिली के साथ पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस में शिफ्ट किया, देन दे अटैक्ड ऑन पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस। पैलेस पे अटैक किया गया, किंग और फैमिली जो है उनको अरेस्ट काइंड ऑफ एक होस्टेज बनाकर रखा गया। और उसके बाद कंट्री में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है, उसने, जिसे हम कहते हैं कि कंट्री की कमांड को संभाला एंड ही बिकेम द रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द कंट्री, जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओनली फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड, नॉट फॉर परमानेंट। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस टर्न रिपब्लिक आफ्टर लुई 16। पहले फ्रांस में क्या थी, मोनार्की, उसके बाद कौन सा सिस्टम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद कौन सा सिस्टम आया, रिपब्लिक। एंड इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट यानी कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट है, जो जैकोबिन गवर्नमेंट जो क्लब के कारण ही ये जो नई गवर्नमेंट बनी, इस गवर्नमेंट ने बहुत से पॉजिटिव जो है वो मेजर्स या पॉजिटिव चेंजेस जो है वो कंट्री में इंट्रोड्यूस, ठीक है, कुछ पॉजिटिव किए, कुछ नेगेटिव किए। पॉजिटिव की अगर बात करें तो पॉजिटिव जो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं कि जो व्हाइट फ्लोर की जो ब्रेड होती है उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह होल व्हीट ब्रेड इंट्रोड्यूस की, ताकि हर पर्सन जो है वो सेम काइंड ऑफ फूड जो है वो खा सके, उसका रेट कम कर दी, ठीक है। सेकंड, इक्वालिटी लाने के लिए उसने प्रोनाउंसिएशन के जो वर्ड्स हैं सर और मैडम उनको खत्म कर दिया, ताकि हर पर्सन किसी के साथ जब भी बात कर रहा है, चाहे वो फर्स्ट स्टेट से था चाहे नॉबल्स था, उसका नेम लेकर जो है वो बात करे, ठीक है। किसी भी तरह से जो है वो रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया। देन गर्ल्स को राइट दिए गए, वुमेन को राइट दिए गए, स्कूलिंग को कंपल्सरी कर दिया गया, डाइवोर्स जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते थे, वुमेन भी और मेल भी, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को नहीं दी। तो ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस थे जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने किए। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमेशा हमने दोनों एस्पेक्ट पढ़ते हैं, हम पॉजिटिव भी पढ़ते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट। तो अब इसके बाद हमने ये पढ़ना है नेगेटिव या नेगेटिव पॉलिसीज कह लो या राइन ऑफ टेरर 1793 टू 1794। इस पर्टिकुलर टाइम को राइन ऑफ टेरर क्यों कहते हैं, व्हाई दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड राइन ऑफ टेरर, टाइम पीरियड याद करो, ठीक है। एंड 1794 ही क्यों, बिकॉज 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को क्या कर दिया, गिलोटिन। अब ये गिलोटिन क्या होता है, गिलोटिन बेटा एक काइंड ऑफ जैसे ये जगह है ना, यहाँ पे किसी पर्सन का सिर रखा जाता है और ऊपर से ब्लेड उसको पुल किया जाता है, उसका जो है
वो गर्दन काट दी जाती है, तो दैट डिवाइस वाज नोन एज, एंड जिस पर्सन ने इसको बनाया उसका नाम क्या था, डॉक्टर गिलोटिन। अब ये मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने उस टाइम पीरियड में ये पनिशमेंट सबको देनी शुरू कर दी जो उसको अपोज करते। तो ये हो गया राइन ऑफ टेरर कि गिलोटिन एक ऐसी डिवाइस इंट्रोड्यूस किया ताकि कोई भी पर्सन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, साथ में आप ये बता सकते हो कि किसको पनिशमेंट की थी, ओलंपे डी गॉज। ओलंपे डी गॉज एक ऐसी विमेन थी जिसने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की कि गर्ल्स को या वुमेन को भी राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू, जिसे कहते हैं कि वोट होना चाहिए, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस मिलने चाहिए, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज मिलना चाहिए। और उन्होंने एक क्लब भी बनाया, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर वुमेन, और इस क्लब बनाने के लिए शी वाज गिलोटिन। तो ये एक बताना राइन ऑफ टेरर कि डर का माहौल था, कोई भी पर्सन उसकी पार्टी का या उसकी पार्टी के अगेंस्ट या किसी भी तरह से कुछ भी बोलते थे तो दे वर ट्रायल्ड एंड गिलोटिन विदाउट एनी रीजन। ठीक है, अब ये देखिए कि वो एक कॉमन मैन था मैक्सिमम रॉबेस्पियर, बट स्टिल जब उसके हाथ में पावर आई तो ही स्टार्टेड मिसयूजिंग हिज पावर्स। ठीक है, सेकंड आपने बताना है वेजेस एंड प्राइसेस के बारे में। He started maximum ceiling of prices. Prices का मतलब क्या होता है, सपोज चीजों के रेट 100, कोई जो पर्टिकुलर जो मतलब कोई भी गुड है उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, लेकिन उस 100 रुपीज से ना नीचे बेच सकते हैं ना ऊपर। ठीक है, यानी कि फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब क्या होता है, लिमिट लगा दी। इसी तरह से वेजेस भी फिक्स कर दी, यानी कि लेबर जो है उसको पर्टिकुलर इतना ही वेज मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ऐसे में सम वर सेटिस्फाइड एंड सम वर नॉट। कौन सेटिस्फाइड नहीं थे, जो इस रेट से ज्यादा बेचना चाहते थे। ठीक है, और कौन सेटिस्फाइड थे, जिनको इस रेट के अकॉर्डिंग मिल रहा। तो हर तरह के लोग जो थे कंट्री में, सम वर सेटिस्फाइड विद द मैक्सिमम रॉबेस्पियर, सम वर नॉट। वेजेस की बात करें तो वेजेस का मतलब होता है सैलरीज, उसने सैलरीज को भी फिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। एंड इसके कारण बहुत से फार्मर जो थे they were compelled to sell their grain into the cities। तो फार्मर्स को अपनी चीजों को बेचने के लिए सिटीज में आना पड़ता था, जिसका उनका टाइम वेस्ट बहुत होता था और वो अपने मनचाहे रेट पे चीजों को नहीं बेच सकते। So that's why many farmers they were not satisfied with the maximum robbery and they revolted। बहुत से फार्मर्स ने रिवोल्ट किया, then they were arrested and they were guillotined। जो भी लोग रिवोल्ट या काइंड ऑफ अपनी आवाज या किसी भी तरह से इश्यूज लेकर आते थे, they were guillotined। थर्ड, फिर आपने ये बताना है कि all the churches were closed down, यानी कि बड़े बड़े चर्चेस को बंद कर दिया, वर्शिप प्लेसेस को बंद कर दिया, क्योंकि फ्रांस एक क्रिश्चियन कंट्री है और ऐसे अगर चर्चेस को बंद किया जाएगा तो जो लोगों का रिलीजन है, जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स है वो हर्ट हुए। एंड ऑल द चर्चेस वर कन्वर्टेड इनटू मिलिट्री बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया। और बड़े बड़े हॉल जो थे वहां पे किसी भी तरह से जो फर्स्ट स्टेट यानी कि जो क्लर्जी या जो फादर्स या जो प्रीस्ट क्लास थी, उनके हाथ में मनी का जो होल्ड था वो बिल्कुल खत्म हो गया। एंड रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होने के कारण बहुत से लोग मैक्सिमम रॉबेस्पियर के अगेंस्ट। ठीक है, और आपने क्या बताना है, सेम जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव में जो है वो लेके आ सकते हो कि ब्रेड जो थी, व्हाइट फ्लोर ब्रेड जो है उसको खत्म कर दिया। होल व्हीट ब्रेड, यानी कि अब कई लोग नहीं खाते हैं होल व्हीट ब्रेड, बट दे वर कंपेल्ड टू ईट। ठीक है, उनको कंपेल किया गया कि अगर आप इसको नहीं खाओगे तो मार्केट में कुछ और अवेलेबल नहीं होगा। तो दैट इज आल्सो कंपल्सरी। अब किसी को कंपल्सरी कुछ भी खाने के लिए जो है वो अलाउ या कन्विंस नहीं कर सकते। देन वर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स को उसने बंद कर दिया कि सर या मैडम जो वर्ड है, मतलब किसी के नेम से पहले ना सर ना मैडम, इस तरह के वर्ड्स जो है वो बंद कर दिए। ऑल वर कंसिडर्ड सिटीजन का मतलब होता है सिटीजन। ठीक है, सिटीजन मींस इक्वालिटी। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो राइन ऑफ टेरर हम ये कह सकते हैं कि उसने अच्छा कुछ पॉजिटिव भी किया। पॉजिटिव में उसने क्या बताया, स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया। ठीक है, और उसने पॉजिटिव क्या किया, वुमेन को स्कूलिंग जो है वो कंपल्सरी कर दी, गर्ल्स के लिए कंपल्सरी कर दी। एंड गर्ल्स को बहुत से राइट्स भी दिए, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स नहीं। तो इसको आपने पूरा कंबाइन करके बताना है कि राइन ऑफ टेरर का मतलब होता है कि रूल इवन मैक्सिमम रॉबेस्पियर वाज ट्रायल्ड बाय कोर्ट, उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगे, और उसके बाद ही हिमसेल्फ वाज गिलोटिन इन द 1794। 1794 में वो भी उसको भी गिलोटिन सेम ट्रीटमेंट वाज गिवन जो वो बाकियों को देता था। नाउ आफ्टर 1794 व्हाट वाज द टाइप ऑफ वर्क।
फिर से याद रखो 1789 तक मोनार्की सिस्टम रहा, 1791 तक क्या रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद फिर कंट्री में आया रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब लोगों का हर तरह की गवर्नमेंट से जो है वो फेथ उठ गया, ठीक है, मोनार्की से भी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी, और काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से। नाउ दे वांटेड समथिंग डिफरेंट, और ऐसे में एक नई तरह की गवर्नमेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज डायरेक्टरी, जिसको डायरेक्टरी कहा जाता है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, 5 डायरेक्टर्स, यानी कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होगी। 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब जैसे अलग अलग बोर्ड मेंबर्स होते हैं, सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। और इसमें क्या था, यानी कि 5 डायरेक्टर्स होंगे और साथ में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे ही फ्रांस में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बनाई थी। अब पावर्स जो थी वो किसके हाथ में थी, 5 मेन डायरेक्टर्स एंड 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मुझे ये बताइए कि जब पावर्स 5 लोगों के हाथ में बराबर आती हैं तो क्या डिसीजन कॉमन इजीली लिए जा सकते हैं? डिस्प्यूट्स, कभी 3 एक तरफ होते थे, कभी 2 एक तरफ होते थे, कभी 4 एक तरफ होते थे, कभी एक तरफ होता था। कॉमनली यूनानिमस डिसीजन जो है वो नहीं लिए गए, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में कंडीशन और ज्यादा वीक होती है। इस कंडीशन में मिलिट्री जो थी, सारी की मिलिट्री कमांड जो किसके अंडर थी, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी की इसी वीक कंडीशन का फायदा लिया, एंड इन द ईयर 1804 he became the emperor or military dictator of France by bringing military revolt, यानी कि उसने कंट्री में मिलिट्री रिवोल्ट लेकर आया, डायरेक्टरी सिस्टम को खत्म कर दिया और सारी कंट्री की पावर्स को अपने हाथ में ले लिया। 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट एम्परर बना, एट दैट टाइम he introduced many administrative changes. Now next question is, which administrative changes introduced by Napoleon Bonaparte and what was the result? इसका इफेक्ट क्या था? तो इसको हमने 2 तरह से करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, जो है उसको पॉजिटिव चेंजेस को कहते हैं नेपोलियन सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब क्या होता है कि नेपोलियन ने 1804 में जो नए चेंजेस किए उसको कहा जाता है उसका कोड ऑफ, या उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये याद रखो कौन कौन से चेंजेस किए उसने। नंबर 1, उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जो किंग पहले फ्यूडम्स को अपॉइंट करता था टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, उसने वो जो अबॉलिश कर दिया। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया ताकि फ्रांस को अलग अलग एरिया से जोड़ा जाए। थर्ड, वेटिंग सिस्टम, चीजों को वेट करने का जो सिस्टम था वो एक जैसा किया, यूनिफॉर्म किया, ताकि हर जगह पे बिजनेसमैन जो है उनको प्रॉब्लम ना। देन डेसिमल सिस्टम, उसने काउंटिंग में कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, डेसिमल सिस्टम। देन ही आल्सो गेव राइट टू कीप प्रॉपर्टी, कि लोग जो हैं वो अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। और उसने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, मैनी ड्यूज वर एबॉलिश्ड, फार्मर्स को बहुत से ड्यूज देने पड़ते थे, उसने इनको अबॉलिश कर दिया। नाउ ऑल वर सेटिस्फाइड, बिजनेस क्लास वर सेटिस्फाइड, farmers were satisfied and common people were satisfied, but Napoleon was not satisfied because his aim was to become the conqueror, यानी कि वो फ्रांस से ज्यादा उसकी आसपास के टेरिटरीज को जीतना चाहता। and he was busy, keep on busy throughout his life, ruling life time to control or attack other countries. अब एक रूलर जो है वो आसपास के एरियाज में अटैक करता रहेगा तो इंटरनल कंट्री की कंडीशन क्या होगी, वीक होती जाएगी। एंड ही नीडेड मोर मनी, उसको और ज्यादा मनी चाहिए थी, और उसने क्या किया, ही इंक्रीज टैक्स। यहाँ तक ठीक है कि नेपोलियन बोनापार्ट काफी हद तक स्टार्टिंग में लोगों को उसने बहुत इंप्रेस किया, लेकिन नेक्स्ट हमने बताना है इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव में आपने मेन 4 थिंग्स याद रखनी है। नंबर 1, इंक्रीज टैक्सेशन, लोग सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि इसने टैक्सेस को बढ़ा दिया, सेम गलती जो लुई 16 ने की थी वो भी इसने कर दी। सेकेंड आपने ये बताना है दैट फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि उसको आर्मी के लिए नंबर ऑफ सोल्जर चाहिए थे, तो इसके लिए उसने क्या कर दिया, कंपल्सरी टू ज्वाइन आर्मी फ्रॉम ईच एंड एवरी मेल मेंबर इन द फैमिली, यानी कि हर फैमिली में से मेल मेंबर को कंपल्सरी कर दिया टू ज्वाइन आर्मी, ठीक है। देन थर्ड इसमें आपने ये बताना है ही आल्सो रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम को कुछ देर के लिए मैक्सिमम रॉबर्ट्सपियर ने खत्म किया था, बट ही रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम। एंड सेंसरशिप, सेंसरशिप यानी कि कुछ देर के लिए सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया था, लेकिन ही इंट्रोड्यूस सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है,
सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि अब नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट किसी भी तरह से बुक्स या आर्टिकल्स या पैम्फलेट्स या पोस्टर्स जो है वो नहीं प्रिंट हुई एंड लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल किया। तो ये कुछ नेगेटिव रीजन थे जिसके कारण लोग जो थे वो नेपोलियन बोनापार्ट की पॉलिसी सेटिस्फाइड नहीं। एंड इन 1815 व्हाट हैपेंड? बैटल ऑफ वाटरलू। किन किन कंट्रीज के बीच में हुई याद रखो। एक तरफ 4 कंट्रीज, कैसे याद रखना है? BRPA, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस। एक तरफ 4 कंट्रीज और एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो जीता कौन? ऑब्वियसली 4 कंट्रीज का ग्रुप, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, they were the winner and Napoleon Bonaparte he defeated in the battle। 1815 में उसको अरेस्ट किया। 1815 से लेकर 1821 तक उसको एक लोनली आइलैंड में रख, अकेले रखो। उस आइलैंड का नाम क्या था? सेंट हेलिना आइलैंड। एंड 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की हेलिना HELINA आइलैंड यूरोप में, ठीक है। एंड इन द 1821 ही डाइड देयर। और उसके बाद फ्रांस को डीमिलिटराइज कर दिया। फ्रांस की बाउंड्रीज के ऊपर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया ताकि फ्रांस फिर से इनके अगेंस्ट जो है वो वॉर ना लड़ सके। तो दैट वाज द एंड। यहाँ तक हमने इस जो है वो चैप्टर में पढ़ा कि 1815 बैटल ऑफ वाटरलू का जो है उसके बाद तो फ्रांस का क्या हुआ। देन इन बिटवीन फिर हमने कुछ और टॉपिक्स और हमने किए थे। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ठीक है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब होता है कि स्लेवरी सिस्टम का क्या जर्नी क्या रही है। स्लेवरी सिस्टम में आपने ये याद रखना है, ये अलग से टॉपिक है आपका स्लेवरी सिस्टम। आप इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। नंबर 1, किंग लुई 16 के टाइम में स्लेवरी सिस्टम क्या था? ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर वर्ड आते ही आपके माइंड में 3 कॉन्टिनेंट्स का नाम आना चाहिए, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप से सेलर्स शिप के द्वारा अफ्रीका आते थे। आपने याद है, आपको मैंने 2 पोर्ट्स के नेम करवाए हैं, बॉर्दे एंड नानपुर। यहाँ से वो शिप के द्वारा अफ्रीका आते थे और अफ्रीका में नीग्रोस को जो है वो खरीदा जाता था एज अ लाइक थिंग्स, और उनको जंजीरों में बांधकर कहाँ भेजते थे? अमेरिका के आइलैंड्स। और वहां पे उनको काम करवाते थे। कौन कौन सी क्रॉप्स की डिमांड थी वहां पे? कॉटन, कैश क्रॉप, ठीक है, शुगर एंड ऐसी क्रॉप्स वहां पे उगाने के लिए इनकी जरूरत थी। और इस तरह से ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब होता है गुलाम बनाकर इनको वहां पे बेचते। एंड दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी अर्न करते थे, उनको वहां पे बेचते, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम को खत्म किया सेकंड, फिर आपको याद है कब खत्म किया? किसने खत्म किया? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। लेकिन कुछ देर के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आया, उसने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली इसको खत्म कब किया? 1848, यानी कि फ्रांस में फाइनली स्लेवरी सिस्टम कब खत्म हुआ? 1848। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है अबाउट द जर्नी ऑफ वुमेन की जर्नी के बारे में, उसको भी आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो। नंबर 1, लुई 16 के टाइम पर में विमेन की कंडीशन क्या थी? पहले आपने बताना है कि लुई 16 में थर्ड एस्टेट की वुमेन को बहुत ज्यादा जो है वो मेन प्रॉब्लम थी, बिकॉज दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल राइट्स। फिर मैक्सिमम रॉबेस्पियर के टाइम में दे वर गिवन एजुकेशन, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर द गर्ल्स एंड दे वर गिवन सम राइट्स, बट राइट टू वोट वाज नॉट गिवन। Some women they raised their voice against Maximin Robespierre, but they were guillotined, like Olympe de Gaulle. During Directory rule, continue same procedure रहा। नेपोलियन बोनापार्ट में भी गर्ल्स they were not given, women they were not given right to vote, and finally right to vote जो है वो कब मिला? 1946। तो ये आपने वो बताना है कि women की जो जर्नी है वो किस तरह से कंडीशंस कैसे चेंज हुई, ठीक है। नाउ एनी डाउट? हाँ जी, आस्क एनी क्वेश्चन।